आखिर गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी साहब के पास जाना पड़ा और मामला टेबल पे हल हुआ, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सबक सीख सकेगी कि बाकी मामलात भी हमें इसी तरह हल करने पड़ेंगे? वो चौधरी साहब, वो मुनीर नियाजी साहब की एक बड़ी अच्छी नज़म थी जो आखिर में बता के चले गए बेचारे कि मैं अक्सर देर कर देता हूं, तो खान साहब भी अक्सर देर कर देते हैं। तमाम फैसलों पे इन्होंने ऐसे ही किया है। पहले बड़ा जिद हठधर्मी से काम लेते हैं, फिर वक्त वो फैसला करवा ही देता है। अब इंतखाबात हुए तो आसिफ साहब, बिलावल साहब खड़े हो गए कि हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करते हैं, तो गुस्से हो गए, नहीं 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 हमें जरूरत नहीं है। अब इंतखाबात हुए तो बिलावल साहब ने उनको ऑफर की कि हम मिलकर काम कर सकते, नहीं जी नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। तो इनके साथ नहीं करेंगे, सियासी लोगों के साथ, तो किसके साथ करेंगे? और लेकिन ये अच्छी खुशाइंद बात है, पता नहीं गंडापुर साहब ने कोई जादू किया या तावीज को दिखाया है कि उनके होते हुए ये फैसला हो गया है। बहरहाल मैं खुश हूँ, सियासत के फैसले सियासी लोगों को करने चाहिए और इस बहरान पे तभी काबू पा सकेंगे जब तमाम सियासी पार्टियां बैठेंगी और इदारों का एहतराम करने का अहद करेंगी और जो मामलात हैं उनको कानून, आइन और जमहूरी तरीके से हल करेंगे तमाम जमायतों के मशवरे से, तभी मामला हल होगा। वैसे कुछ भी नहीं होगा, बहरान बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं जितना जिद किया है उतना बहरान ही बढ़ा है, काम तो कुछ नहीं कर सके हैं। सही बात। कैरी साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा, आपके लिए भी एक लेसन है कि मोहसिन नकवी साहब, ज़ाहिर है उनका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो काम आप नहीं कर सके वो मोहसिन नकवी साहब ने कर लिया, गंडापुर साहब को साथ बिठाया और मसला हल कर लिया। तो अब आपको चाहिए कि बाकी मसाइल भी आप इसी तरह इमरान खान साहब के साथ मिलकर हल कर लें। जी जावेद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने शो में दावत देने का बहुत शुक्रिया जी। नंबर वन, मोहसिन नकवी साहब इसी हुकूमत के एक वजीर हैं, और दूसरी बात यह, अवैस लगारी साहब से भी आज उनकी मुलाकात हुई है। तो दो वज़रा से, दो मुख्तलिफ पोर्टफोलियो से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे मुलाकात हुई। और इसमें सबक हमारे लिए नहीं है, ये सबक इमरान खान साहब और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ही है, क्योंकि जब हुकूमतें बनी थी तो उस टाइम पे अली अमीन गंडापुर साहब को मैंने खुद देखा, वज़ीर आज़म के पास आए, उनकी एक मुलाकात हुई, एपेक्स कमिटीज़ की एक दो मीटिंग्स हुई जिसमें सारे वज़राए आला थे, वज़ीर आज़म थे, आर्म फोर्सेस की लीडरशिप थी। उनमें से एक मीटिंग में मुझे भी हिस्सा लेने का एक मौका मिला, तो मैंने खुद विटनेस किया कि संजीदा गुफ्तगू हुई कौमी इशूज़ पे, सूबाई मौक़िफ़ आए, वफाकी मौक़िफ़ आया और एक संजीदा गुफ्तगू हुई। फिर अचानक अल्लाह जाने अली अमीन गंडापुर साहब को क्या हुआ, मुझे नहीं पता, उनके ऊपर कोई ही हैड टू प्ले टू द गैलरी। कोई इमरान खान साहब ने कहा कि यार ये मुनासिब बातें तो मुझे पसंद नहीं है, आप वही करें जो आप पहले करते आए हैं। और उसके बाद उन्होंने बात कर दी कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, मैं पेस्को का टेक ओवर कर लूंगा। उन्होंने केपी गवर्नर को केपी हाउस से निकालने की बात की। अब आज जो ये डेवलपमेंट हुई है, यही मुनासिब तरीका है। देखिए, मेरी आज अवैस लगारी साहब से ही बात हुई है, मिनिस्टर पावर से, उनकी इस मुलाकात के वजह से, तो वो मुझे बता रहे थे कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हुआ जिसमें कि किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ पावर और केपी की हुकूमत मिल के जो बिजली के मामलात हैं केपी के सूबे में, उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो बिल्स की कलेक्शन हो, चाहे वो थेफ्ट हो, बिजली चोरी हो, किस तरह मिल के उधर के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं ताकि आगे केपी के ही खैबर पख्तूनख्वा के ही बिजली सारिफीन की के लिए सर्विस में बेहतरी आए। तो यही एक मुनासिब तरीक़ाकार है, वो नहीं जो एक बचगाना और गैर मुनासिब रवैया हमने पिछले चंद हफ्तों से देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चांडियो साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये खुशाइंद बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे यही रवैया रहेगा। अली अमीन गंडापुर साहब जमात के या इमरान खान साहब के कहने पर या किसी और जमात के अंदरूनी दबाव की वजह से फिर से रवैया उल्टा करके कोई गैर मुनासिब बातें नहीं करेंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें आपके लिए वैसे सबक है कि अल्टीमेटली मामलात इसी तरह से रिजॉल्व होते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से आप ये मुसलसल कह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान की तरह ये 1971 की सूरत हाल है, और आप बार बार उनका जिक्र कर रहे थे जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट रहा है या पाकिस्तान टूट जाएगा। आज भी गद्दार कौन के नाम से आपके जो पेजेस हैं उसके ऊपर 3 तस्वीरें लगी हुई जिसमें यूनिफॉर्म्ड लोगों की तस्वीरें लगा रहे हैं, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। मसला आपका इससे ही हल हुआ, तो यही बेहतरीन रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो 1971 का जो रेफरेंस है वो हिस्ट्री में रेफरेंस है कि जब आप देखें कि क्या चीज़ वहाँ हो रही थी, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपने देखना है।
उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे आज के दिन को अगर आप मिला सकते हैं वो ये है कि उस वक्त जिसको मैंडेट मिला था हुकूमत करने का वो मुजीबुर रहमान था, जिसके पास एक 167 आई थिंक सीट्स थी, और उसकी बजाय इंस्टॉल कर दिया गया था उस शख्स को कि जिसके पास 80 या 82 सीटें थी। मतलब इन अदर वर्ड्स जो मैंडेट चोरी किया गया था और फॉर्म 47 के तहत जिसको बिठा दिया गया था वो कोई और था। मैं आप भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं ना। दी नहीं गई थी, तो गवर्नमेंट तो बनी नहीं थी। नहीं तो फिर वो कैसे आ गए थे? वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? नहीं, वो तो बाद में बने ना, जब यहाँ पे जब पाकिस्तान टूट गया और ये पाकिस्तान जब आया तो उस वक्त नहीं, उसकी वजह ये नहीं थी कि ये पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान इसलिए टूटा था कि जिसको देना चाहिए था उसको नहीं दिया था। ये दीज आर द वो सीक्वलें होती हैं, वो उसकी वजह से फिर आगे चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगर उसको आगे जाके देखें तो उसके बाद हमने देखा फिर 3-4 ऐसे डिसीजन हुए जिसने इस मुल्क को बहुत सख्त नुकसान दिया। एक बलूचिस्तान के अंदर हुआ, एक आपका जिस शख्स को उन्होंने 13वें नंबर से या 22वें नंबर से अपग्रेड करके चीफ ऑफ आर्मी साहब बनाया, उसने 10 साल के लिए मार्शल लॉ लगाया क्योंकि वो मेरिट पे नहीं था। तो जब आप खुद मेरिट पे ना हो तो आप मेरिट वाले डिसीजंस भी नहीं लेते। तीसरा जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तबाह करने वाला डिसीजन था वो था नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इन 3 डिसीजंस ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया। तो उसके रेफरेंस से ये बात है। अब इसको कोई किस तरीके से लेता है क्या नहीं लेता वो डिफरेंट चीज है। लेकिन आप सही कहते हैं, देखिए बातचीत होती है टेबल पे, लेकिन उसके लिए एक इंसान के अंदर एक विल होनी चाहिए। बात है, आपने बात की कि इन लोगों ने तो PMLN ने तो कुछ नहीं किया। देखिए इस तरह यह है कि आप सही कह रहे हैं कि जो नकवी साहब हैं वो इनके कैंडिडेट हैं भी नहीं, वो इनके कैंडिडेट नहीं है। ठीक है ना, अवैस लगारी साहब तो इनके कैंडिडेट नहीं, पार्टी के साथ बैठे हुए। सुनते जाए, ना इन लोगों के पास मैंडेट है ना इन लोगों के पास पावर है कि ये कुछ कर सके। अब बात हुई वहां पे जो अली अमीन ने क्या कहा था? अली अमीन ने क्या कहा? मुज़ाकरात करेंगे तो आज एस्टैब्लिशमेंट से आपने मुज़ाकरात किए। तो मोहसिन नकवी कौन है? इसका मतलब आप जीत गए हैं क्या? मोहसिन नकवी कौन है? क्या आप मुझे बता दें वैसे कौन है? आपकी शर्त मान ली गई है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात सुन ले वो कौन है, किन को रिप्रेजेंट करता है? इनकी पार्टी से आया है, उसको वोट इन लोगों ने दिया है, लेकिन क्यों दिया है? तो किसका नुमाइंदा? वैसे मुझे क्या पता, आप मुझे बताए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि वो इनकी पार्टी का नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है, पार्टी का नहीं है, वजीर दाखिला है। और देखिए मैं ये लोग अपनी मर्जी से एक क्या कह सकते हैं उसे, IG को नहीं चेंज कर सकते, वो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा अब देखिए अली अमीन ने क्या कहा था, मुझे 15 दिन दो, मैं ये चीजें कर लूंगा प्लान। 15 दिन के अंदर क्या हुआ है? देखिए अली अमीन ने जो चीज मांगी है वो क्या मांगी है? अपने लिए नहीं मांगी। ठीक है, अली अमीन ने मांगी अपने अवाम के लिए, और उसने गलत चीज नहीं मांगी। उसने कहा कि यार देखो आपने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, एग्रीड। मेरी आवाम को मैं चाहता हूं कि ये उन चीज को दे दूं, मैं उनको ये दे देता हूं। आपने मुझे जो पैसे देने, मैं आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने जो पैसे देने इसको चोरी हो रही है, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। बिजली देखिए, आप कह रहे चोरी होने दो। आपको पता है पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी बात हुई कि आज से कोई 7-8 महीने पहले की बात है। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, वो जब पावर के कमेटी के हेड थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकाला था जो मेरे ख्याल में दासू इस्लामाबाद ट्रांसमिशन के उसमें था। उसमें 2 लोगों के नाम थे कि ये करप्शन इन लोगों ने किया। कौन कौन है? एक मियां शहबाज शरीफ और दूसरा अपने क्या नाम है ये जो अभी दिमाग में, खुरम दस्तगीर, इन 2 के नाम। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या गया था, उनको वहां से हटवा दिया गया था। ठीक है, उनसे वही जगह ले ली। ठीक, चलो मुझे चांदी साहब के पास जाने में मैं वापस आऊंगा। चांदी साहब, ये शेख मुजीबुर रहमान का जो एक नया चैप्टर खोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, रोज कहते हैं कि 1971 वाली सूरत हाल हो गई है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो ये नैरेटिव क्या क्रिएट करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए मैं आपको बताऊं, इनका शुरू से ये रवैया रहा है कि ऐसी बातें करें जिसपे इख्तिलाफात बढ़े और असल मसाइल से नजर हट जाए। अभी डॉक्टर साहब जितनी बातें कर रहे हैं ये हकीकत के करीब नहीं है। इन्होंने फौरन इल्जाम लगा दिया है भुट्टो साहब पर और इन पर, इनको पता ही नहीं है। ये इनको वही बोलना है जो टेप रिकॉर्डर में डाला गया है। पूरी दुनिया में किताबें लिखी गई हैं बांग्लादेश पर। अब ये क्या कहना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम इनकी दिल को पढ़ते हैं।
ये भुट्टो साहब पर जो आ रहे हैं, जरा खुलकर बात करें ना, हम आपको बताएं। आप जिनके पैर पड़ रहे हो वो आपसे बात करना नहीं चाहते, आपसे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी जो सियासतदान है। आप क्या बातें करते हो? हम आपसे नहीं बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। भाई वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप किससे बात करना चाहते हो? आपको सियासी लोगों से बात करनी पड़ेगी। भुट्टो साहब का फैसला तारीख बता चुकी है, इसमें भुट्टो साहब कसूरवार नहीं है। और डॉक्टर साहब अपना जहन साफ करें। बांग्लादेश का मामला एक दिन में नहीं हुआ था, सालों साल की साजिशें पीछे हैं। सालों साल आपने बंगाल के लोगों पर मजालिम किए हैं, आपने साजिशें की, उनके हुकूक से महरूम रखा। उस बातों का नतीजा है आप फौरन लगा देते हो भुट्टो साहब।